नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जीवाणु या बायोमोलिक्यूल लेसन को आगे बढ़ाते हुए स्टार्च और सेलुलोज के बारे में अध्ययन करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनके मुख्य गुणों का अध्ययन करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग लगाता हूं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें बहुत अधिक मोनोसेकेराइड बहुत अधिक का मतलब 10 से ज्यादा, बहुत अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी होती है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से ज्यादा या बहुत अधिक इकाइयां इसके अंदर जुड़ी हुई पाई जाती है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसेकेराइड को देखें। पॉलीसेकेराइड दो प्रकार का हो सकता है मुख्यतः। एक तो सम पॉलीसेकेराइड और दूसरा विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉलीसेकेराइड का मतलब समान प्रकार की इकाइयां, समान प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयां यदि जुड़ी होती है तो सम पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयां यदि जुड़ती है अलग अलग प्रकार की, तो इसे हम कहते हैं विषम पॉलीसेकेराइड। दो टाइप से, सम और विषम पॉलीसेकेराइड। कुछ पॉलीसेकेराइड के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 की होल n होता है। C6H10O5 की होल n होता है। n इज इक्वल टू 12 या 12 से अधिक प्रकार की इकाइयां इसमें जुड़ी हुई पाई जाती है। पॉलीसेकेराइड के बारे में अगले गुण को देखें हम। ये स्वादहीन अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए इन्हें अशर्करा कहते हैं, नॉन शुगर। अशर्करा का मतलब इसे नॉन शुगर कहते हैं। यानी स्वाद में ये मीठे नहीं होते, स्वादहीन होते हैं और जल में अविलेय होते हैं। ये भी खास बात इनकी, जल में क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। जल में ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इनके बारे में, इनके उदाहरणों के बारे में देखें। उदाहरण में इनमें स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है, गोंद आता है, इनुलिन आदि। यानी स्टार्च, सेल्यूलोज, गोंद, इनुलिन आदि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यदि आपके सिलेबस को देखा जाए
तो आपके सिलेबस में दो प्रकार के पॉलीसेकेराइड है, एक तो स्टार्च है और एक आपके सिलेबस में है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। अब इनका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज का। इनकी स्ट्रक्चर है दी हुई आपके सिलेबस में। बढ़ाते हैं टॉपिक को आगे। सबसे पहले मैं हेडिंग लगाता हूं स्टार्च। हेडिंग लगाता हूं मैं स्टार्च। ध्यान से समझिएगा, स्टार्च के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टार्च। स्टार्च के बारे में देखें, इनका मुख्य सूत्र या सामान्य सूत्र C6H10O5 की होल एन होता है। यह महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है, महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि इसका ज्यादा जो उपयोग है वो भोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। पेड़ पौधों में भोजन के रूप में संग्रहित रहता है, यानी इकट्ठा रहता है। पेड़ पौधों में भोजन के रूप में क्या रहता है? ये संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। और स्टार्च के बारे में बात करें, जल में ये अविलय रहता है। जल में क्या रहता है? ये अविलय रहता है। जैसे अपने बात करें आलू, जौ, कंद, जड़, इनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में अपने करते हैं। स्टार्च को देखें तो स्टार्च को भी जो इनकी स्ट्रक्चर है, इसको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में स्टार्च को डिवाइड किया गया है। पहले भाग के बारे में थोड़ा मैं बताता हूं आपको। जो फर्स्ट पार्ट है, स्टार्च की संरचना दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में इसकी स्ट्रक्चर दी है। स्टार्च की दो भाग है। पहला भाग एमिलोज, या इसको एमाइलोज भी बोलते हैं। एमिलोज, या इसको क्या बोल सकते हैं? एमाइलोज भी बोलते हैं। एमिलोज के बारे में कुछ अध्ययन करें हम। पहले पॉइंट में यह स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है। स्टार्च का कितना बनाता है? 10 से 20% भाग बनाता है। यह जल में अविलय होता है। यदि इसका जल अपघटन करवाया जाए तो इससे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां पाई जाती है। तो बड़ी खास बात है एमिलोज की, इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां
पाई जाती है, जो बहुत अधिक संख्या में होती है, इसीलिए इसको हम प्राकृतिक बहुलक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? प्राकृतिक बहुलक भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड पूरा ही बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां इसमें पाई जाती है। और खास बात देखें इसके अंदर, इसमें एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का C1 कार्बन व दूसरी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का C4 कार्बन जुड़ता है। यानी एक इकाई का C1 कार्बन और दूसरी इकाई का C4 कार्बन जुड़ता है। वो भी कौन सा बंध? एक बंध होता है, इसमें जो बंध बनेगा वो बनेगा अल्फा अल्फा डैश, यूं बोल सकते हैं, या अल्फा भी बोल सकते हैं इसको, अल्फा अल्फा डैश ग्लाइको साइडिक बॉन्ड, या इसको हम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा और अल्फा इकाइयां आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है। तो ये कुछ एमिलोज के बारे में मुख्य पॉइंट्स थे। अब इसकी स्ट्रक्चर की ओर हम चलते हैं। एमाइलोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, थोड़ा सा कॉपी के अंदर इसको उतार लीजिएगा, साथ साथ में नोट्स बनते जाएंगे आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टार्च की स्ट्रक्चर पर। जो एमाइलोज हमने पीछे पढ़ा है, एमिलोज की संरचना, मैंने तुम्हें कहा था अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां इसमें जुड़ी हुई पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें अल्फा ग्लूकोज की आवर्त संरचना मालूम होनी चाहिए। मैं कुछ अल्फा ग्लूकोज की आवर्त संरचना बना रहा हूं। साथ साथ कॉपी बना लो, फटाफट बनाते जाओ। मैंने लगभग 3 या 4 भी आप बना सकते हो, कितने बना सकते हो, कि बहुलक रूपी है। अब भर दो H OH। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए पीछे से, HOH 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 और यहां आएगा CS2OH। इसको बना दो HOH HOH OH HOH CS2OH। इसको बना दीजिए HOH HOH OH HOH HOH है भाई, और यहाँ CS2OH और H, यहाँ भी H, ये भर दीजिए। 3 मैंने 4 भी आप इसके अंदर बना सकते हो, कितने बना सकते हो। देखिए ये 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये 4 नंबर, फिर ये 1 नंबर। तो एक इकाई का ये 1 नंबर आगे हो, यहां जुड़ेगा, यहां से जल निकलेगा बाहर, दूसरी इकाई और आगे इसकी होगी तो इसका OH आएगा। तो बीच के अंदर देखो OH मिल गया, तो बीच में क्या रहेगी? ऑक्सीजन। यूं इसको खाली कर दो। खाली करने का मतलब ये बहुलक रूपी है। क्या है ये? बहुलक रूपी है।
अब इसका 1 2 3 4, ये 4 इसका OH, फिर ये 1, मैंने तुम्हें पहले भी से बताया, एक इकाई का 1 नंबर और दूसरी इकाई का 4 नंबर, इसका भी निकल जाएगा HOH, जल निकल जाएगा, बीच में क्या रहेगी ऑक्सीजन, फिर ये 1 2 3 4, ये 4 इसका OH, फिर ये 1, इन 1 और 4 नंबर कार्बन में से जल को बाहर निकालना है। इधर भी क्या निकल जाएगा, जल निकलता, इधर वैलेंसिया क्या आ जाएगी, खाली, क्योंकि मैंने भूलक तुम्हें पढ़ाया, भूलक के अंदर क्या होती है, वैलेंसिया दोनों तरफ क्या रहती है, खाली रहती है। तो एक इकाई का 1 नंबर और एक का 4 नंबर, एक का 1 एक का 4 नंबर कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो बंध बना है इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये होगी इसकी एमाइलोज या एमिलोज की संरचना, ये सीधी श्रृंखला के अंदर जुड़ती है। जो एमिलोज है वो एक प्रकार का रेखीय बहुलक, ये भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये रेखीय बहुलक है। क्यों रेखीय बहुलक है, रेखीय इसलिए है क्योंकि सारी जो इकाइयां हैं एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई पाई जाती है, इसीलिए क्या है, ये रेखीय बहुलक है। ये तो एमिलोज था। एमिलोज के नंबर बाद बी की बात करते हैं, एमिलोपेक्टिन। एमिलो दूसरा पार्ट है इसका, एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें। यह स्टार्च का 80 से 90% भाग बनाता है। कितना होता है वो, 10 से 20% रहिए, 80 से 90% भाग बनाता है। यह जल में विलय होता है, ये जो भाग होता है वो जल में विलय होता है। और खास बात देखें इसके बारे में, इसमें 25 से 30 मोनो सेकेराइड इकाइयां जुड़ी होती, कितनी, 25 से 30 मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी होती है। और यह एक खास बात, और यह साखित श्रृंखला बहुलक है। साखित श्रृंखला बहुलक है। कौन सा बहुलक है ये, साखित श्रृंखला बहुलक है, क्योंकि इसमें शाखाएं जुड़ी हुई पाई जाएगी। और इसके बारे में देखें, इसमें एक श्रृंखला का C1 व C4 कार्बन, C1 व C4 कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। एक श्रृंखला का तो C1 व C4 कार्बन, चूंकि मैंने कहा ये साकित है, जब दूसरी श्रृंखला आएगी, दूसरी श्रृंखला का C1 व C6 कार्बन जुड़ता है। याद रखेंगे ये बात, C1 व C6 कार्बन जुड़ता है। एक इकाई का तो C1 व C4 कार्बन, एक श्रृंखला लंबी बढ़ जाएगी, जबकि जब दूसरी जब जुड़ेगी तो दूसरी जो श्रृंखला होगी उसका C1 व C6 कार्बन आपस में जुड़ जाता है। तो ये होता है एमाइलोपेक्टिन। ये बड़ा भाग होता है, 80 से 90% होता है, जल में विलय। ये मेन बात, मेन चीज तो इसमें यही तुम्हें याद रखनी है, जो एक इकाई का तो C1 व C4, जबकि दूसरी का C1 व C6 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये चीज अपने को याद रखनी है। अब देखिए थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को जो बनाऊंगा, इसी स्ट्रक्चर का मैं उपयोग कर सकता हूं इसके अंदर। थोड़ा उतार लीजिए, इसको साफ करता हूं। एमाइलोपेक्टिन, इसको मैं कोई इकाई को साफ कर दूं। एमाइलोपेक्टिन की संरचना बना रहा हूं भाई, ध्यान देना। किसकी बना रहा हूं मैं, एमाइलोपेक्टिन की। एक इधर से साफ कर दिया, मैं एक मोनोसेकेराइड इधर बना देता हूं।
इस टाइम बना रहा हूं, इधर इधर देखो मोनोसेकेराइड, उधर से मैंने घटा दिया और इस कंडीशन में जोड़ दी, वापिस मैंने H और OH, बड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, H और OH बाकी इस पे जोड़ दो, HOH OHH HOH CH2OH और H, ये वापिस जोड़ दी, ये मैंने इसको 1 नंबर और 4 नंबर वापिस जोड़ दिया, 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन, ये तो एक श्रृंखला बनी हुई है 1 नंबर और 4 नंबर की, यहां भी OH था, यहां भी क्या था OH, ये तो एक श्रृंखला बनी है भाई। पहली श्रृंखला होगी जिसमें एक इकाई का C1 कार्बन और एक इकाई का C4, ये तो हो गया फिर, जैसे 1 2 3 4 C1 और C4, तो ये तो जाएगा अल्फा, वही 1 अल्फा 1,4 ग्लाइको साइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये तो बन गया। लेकिन दूसरी जब इकाई इससे दूसरी जो श्रृंखला जुड़ेगी उसका 6 नंबर कार्बन सामने आएगा, तो इधर से इसको खाली कर दो क्योंकि बहुलक रूपी है, इधर से भी इसको क्या कर दो, खाली कर दो, बहुलक रूपी है। अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, यहां क्या था OH था, क्या था यहाँ OH। अब जब जुड़ेगा ये तो थोड़ा सा मैं इसको डॉटेड लगता हूं, यूं सामने लगता हूं, थोड़ी सी ध्यान रखना, ये थोड़ा एक आइडिया हो जाता है ताकि श्रृंखला एकदम सीधी बने। इसके सामने बिल्कुल जो मोनोसेकेराइड उसका 6 नंबर कार्बन जाना चाहिए, कौन सा जाना चाहिए, 6 नंबर कार्बन, तो 6 नंबर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है अपने 6 नंबर का, बस ये एक फंडा है, बनाने का कुछ नहीं और इसमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, इससे डॉट लगाया मैंने, हालांकि डॉट लगाना नहीं है, बस अंदाजा है ये। यहां याद करो तुम्हें क्या था CH2OH, यहां क्या था H, 6 नंबर कार्बन है, यहां क्या था H, यहां OH, यहां H OH OH H और यहां क्या था H OH। इसके सामने एक और बना दो, इसके सामने एक और बना दो, ये लो इसके सामने बना दी, यहां पर दो H OH H OH OH H H OH, ऊपर क्या था CH2OH, यहां भी क्या है CH2OH H, यहां क्या है HOH, ये तो पीछे से तुम्हें याद होनी चाहिए, अल्फा ग्लूकोज ही तो बना रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा और मैं इसमें और कोई नई चीज थोड़ी लिख रहा हूं, HOH H सब लगा दी मैंने। ध्यान तुम्हें ये रखना है कि ये जब दोनों इकाइयां आपस में जुड़ेगी, एक इकाई तो ये जुड़ गई, दूसरी जब जुड़ेगी तो इसका 6 नंबर कार्बन, 6 नंबर ये है, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, इसका OH इसका OH जल, ये क्या बना देगा जल, और बीच में क्या रहेगी जी ऑक्सीजन, ये इकाई तो आपस में 1,4 है, ये तो इकाई तुम्हें दिख रही है 1,4, ये भी इकाई क्या है 1,4 है, यानी एक का H और एक का OH, इधर से इसकी वैलेंसी क्या कर दो, खाली कर दो, इधर से इसकी वैलेंसी क्या कर दो, खाली कर दो, तो एक नई चीज है कि नई चीज लिखी है, इसका 6 नंबर इसका 1 नंबर, ये याद तुम्हें रखना है। तो ये जो बंध बना है ना इसको कहते हैं अल्फा अल्फा डैश 16 ग्लाइको साइडिक बॉन्ड, ये याद रखना है तुम्हें कि जो एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन में तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है कि इसके अंदर हमें ये श्रृंखला किसकी है, एमाइलोपेक्टिन की, एमाइलोपेक्टिन की ये स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। तो इसमें एक इकाई का 1 नंबर और एक का 6 नंबर कार्बन में आपस में जुड़, तभी ये दिख रहा है तुम्हें साकित श्रृंखला बहुलक, क्या दिख रहा है तुम्हें साकित श्रृंखला बहुलक।
तो इस प्रकार हमने क्या पूरी की है, स्टार्च की संरचनाएं पूरी की। आप इसको बना लीजिए कॉपी में फटाफट। इसके बाद पढ़ते हैं सेलुलोज। अगले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। सेलुलोज का जो फॉर्मूला होता है C6H10O5 की होल एन होता है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। C6H10O5 की होल एन होता है। यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस मिलता है, ये पेड़ पौधों में मिलता है। और देखें तो यह पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, यानी कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे स्टार्च, जो हमने स्टार्च पढ़ा, स्टार्च भोजन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे हम स्टार्च का भोजन की तरह हम भोजन में काम लेते हैं, उसी प्रकार जो सेल्यूलोज है वो वस्त्रों के स्रोत में काम आता है। वस्त्रों के स्रोत का मुख्य अवयव है। वस्त्रों के स्रोत का मुख्य अवयव है। जैसा मैंने कहा तुम्हें ये पेड़ पौधों में होता है, तो जैसे कपास है, रुई है, कपास, रुई, सूखी घास, लकड़ी आदि में सेलुलोज पाया जाता है। हम और सेलुलोज के बारे में देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ी होती है। कौन सी? स्टार्च में अल्फा थी, इसमें कौन सी है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ी हुई पाई जाती है, जो रेखीय बहुलक के रूप में होती है। किसके रूप में? रेखीय बहुलक के रूप में, यानी सीधी श्रृंखला में इकाइयां जुड़ी हुई पाई जाती है। और खास बात देखें, इसमें एक जो इकाई उसका C1 कार्बन व दूसरी इकाई का C4 कार्बन 14 बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। यानी बीटा 14 यानी एक इकाई का 1 नंबर कार्बन और दूसरी इकाई का 4 नंबर कार्बन आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं। देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर अपन कैसे बना सकते हैं इसकी? बड़ी सिंपल है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं कुछ बीटा ग्लूकोज की इकाइयां बनाता हूं। मैं इस प्रकार से 3 में बीटा ग्लूकोज बनाऊंगा। ध्यान देना भाई, बड़ी सिंपल संरचनाएं हैं। इसमें से ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन यहां। बीटा बनानी है। क्या बनानी है तुम्हें? बीटा बनानी है। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है? तुम्हें ये ध्यान ये रखना है कि ये 1 नंबर है 1। बीटा में OH यहां होता है, H यहां होता है, बाकी नो चेंज। ये चेंज होता है बीटा में HOH, यहां आ जाएगा HOH, फिर आ जाएगा OH, HOH, और यहां आ जाएगा CH2OH और H। बीटा में देखो, बीटा बनानी है, यहां OH लिख दिया मैंने,
तो ऊपर देखो ये 1 नंबर कार्बन है, इसका OH ऊपर H नीचे। बस बीटा में एक ही चीज याद रखनी है, 1 नंबर कार्बन का जो OH है वो ऊपर और H नीचे आएगा। यहाँ वापिस वही आएगा सिस्टम, H OH OH H H OH, ऊपर आ जाएगा CH2OH और H। ये तीसरी बीटा बनानी मेरे को, इसको इसका OH ऊपर H H OH, इसमें OH H और यहाँ आ जाएगा H OH और यहाँ आ जाएगा CH2OH और H। मैंने तुम्हें एक चीज बताई, इसमें एक इकाई का C1 और दूसरी का 4। जैसे ये 1 नंबर का H और OH है, तो और इकाई आगे होती, सोचो आप, और इकाई आगे होती तो OH और OH मिलकर जल बना देता, जल बनाता तो यहाँ क्या रह जाती फिर ऑक्सीजन, यूं निकलेगी यूं। भूलक रूपी भाई रेखीय भूलक सीधी बन रहा है एकदम। 1 2 3 4, ये 4 और ये 1 और 4 होगी दूसरी का, ये OH जल, बीच में क्या रह जाएगी ऑक्सीजन यूं। अब एक अगले देखो, ये OH और ये OH जल, बीच में क्या रह जाएगी ऑक्सीजन यूं, और ये OH आगे और होती कहीं तो जुड़ जाता, बहुलक रूपी है तो खाली कर दो। ये जो बंध बना है बीच में, ये जो बंध बना है उसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। यानी एक लंबी सीधी श्रृंखला में पाया जाता है और साथ में इसे रेखीय बहुलक कहते हैं। थोड़ी सी खास बातें थी इसके अंदर, इसमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ी हुई पाई जाती है, क्योंकि जो स्टार्च था उसके अंदर अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ी हुई पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने जो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक उसके अंदर हमने स्टार्च और सेलुलोज के बारे में अध्ययन किया है। इसी के साथ इसको उतार लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। हमने स्टार्च और सेलुलोज के बारे में अध्ययन किया, फटाफट उतार लो इसको। उतार लिया होगा सभी ने। स्टार्च और सेलुलोज पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसके अंदर हम प्रोटीन्स है, कुछ आपके हार्मोन्स हैं, एंजाइम हैं, DNA और RNA, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।